साथियों, मैं ब्रजेश कुमार बायोलॉजी लेक्चरर आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज को कंप्लीट किया था और मैंने ये आपको बताया था कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं उन्हें हम फ्लैटवर्म्स या चपटे कृमि कह रहे होते हैं। अर्थात फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर जो जंतु होते हैं वो पृष्ठ से अधर की तरफ पूरी तरह से फ्लैटेंड होते हैं, चपटे होते हैं, इसलिए उनको चपटे कृमि कहा गया था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइलम एस्केल्मिन्थीज है। क्या है? फाइलम एस्केल्मिन्थीज। इसमें भी वर्म्स आते हैं, कृमि आते हैं, लेकिन इसमें जो कृमि होते हैं उनका शरीर या तो थ्रेड लाइक होता है, धागे की समान होता है, इसलिए उनको हम सूत्र कृमि कह देते हैं, थ्रेड वर्म कह देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि शरीर गोल और बेलनाकार होता है, इसलिए अगर हम चाहें तो उनको क्या बोल सकते हैं? राउंड वर्म। राउंड वर्म का मतलब होता है गोल कृमि। अर्थात फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत पाए जाने वाले जंतुओं को तो हम चपटे कृमि कह रहे थे, जिनमें गुहा नहीं पाई जा रही थी वास्तविक। अर्थात कैसे थे वो? एसीलोमेट। यहां पर पाए जाने वाले जंतुओं को, एस्केल्मिन्थीज में पाए जाने वाले जंतुओं को हम राउंड वर्म, गोल कृमि, या फिर हम थ्रेड वर्म कह रहे होते हैं, सूत्र कृमि कह रहे होते हैं। और इनमें क्या होता है? गुहा पाई जाती है, लेकिन वह गुहा वास्तव में मीजोडर्म के द्वारा आस्तरित नहीं होती है, इसलिए हम ऐसी गुहा को आभासी गुहा या सीडोसील कह रहे होते हैं। अर्थात एनिमल्स कैसे होते हैं? सीडोसीलोमेट होते हैं। ठीक है, अर्थात आप देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम? फाइलम एस्केल्मिन्थीज। ठीक है, एस्केल्मिन्थीज भी बोला जाता है और जोड़ के आप बोलना चाहें तो एस्केल्मिन्थीज कह सकते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक जो अर्थ होता है एस्कॉस, एस्कॉस को हम कहते हैं कैविटी, और दूसरा हेल्मिन्थीज हो गया। हेल्मिन्थीज का मतलब होता है वर्म। ठीक है, अब देखिए इनको हम क्या बोल सकते हैं? गुहा। वर्म मीन्स क्या हो जाएगा? कृमि। अर्थात जंतुओं को हम कह सकते हैं गुहा कृमि। ठीक है, और ये संघ जो बताया गया ये ग्रोपिन के द्वारा बताया गया। किसके द्वारा बताया गया? ग्रोपिन के। अगर हम चाहें तो इसी का एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इसको कह रहे होते हैं नेमेटहेल्मिन्थीज। नेमेटहेल्मिन्थीज। और इसका भी अगर हमें शाब्दिक अर्थ बताना है शाब्दिक अर्थ इसका क्या होगा? नीमा। नीमा का मतलब होता है थ्रेड। ठीक है, आगे क्या है? नेमेटहेल्मिन्थीज।
इसका मतलब क्या हो गया, बॉम्ब्स। थ्रेड का मतलब सूत्र, और इसको क्या कह दिया, कृमि, अर्थात इन जंतुओं को क्या बोल रहे होते हैं, सूत्रकृमि कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं, सूत्रकृमि या गुहाकृमि कह रहे होते हैं। अब देखिए एस्केलमेंथिस जो संघ को नाम दिया गया है, ये वैज्ञानिक थे ग्राफिन। किसने नाम दिया, ग्राफिन। और निमेट हेलमिंथिस नाम दिया गैगनबार्ग। ठीक है ना। और हम ये कह सकते हैं कि लगभग इनकी 12,000 जातियां पाई जाती हैं। इन्हें गुहाकृमि कहा जाता है या गुहाकृमि के रूप में पढ़ा जाता है। ऐसे जंतुओं के अध्ययन को हम हेलमिंथोलॉजी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हेलमिंथोलॉजी। साथ में हम कह रहे होते हैं इसको एस्केलमेंथिस संघ नाम ग्राफिन के द्वारा दिया गया तथा इनका शरीर धागे के समान होता है, इसलिए इन्हें थ्रेड वॉर्म कहा जाता है। थ्रेड वॉर्म का मतलब है सूत्रकृमि कहा जाता है। जबकि गैगनबार्ग ने इस संघ को निमेट हेलमिंथिस नाम दिया। ठीक है। इसमें लगभग 12,000 जातियां पाई जाती हैं। कितनी, 12,000 जातियां। जातियां पाई जाती हैं। ठीक है। अब देखिए इसका लेते हैं हम करेक्टर्स, जो उसके करेक्टर्स आते हैं जिनको हम कह रहे होते हैं मेन करेक्टर्स। मेन करेक्टर्स
या जनरल कैरेक्टर्स। मैन कैरेक्टर्स, ठीक। सबसे पहला जो कैरेक्टर्स हम बता रहे होते हैं उसमें कह रहे होते हैं अधिकांश जंतु जलीय होते हैं, जलीय होते हैं, लेकिन कुछ जंतु स्थलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं, ठीक है ना। हम कह रहे होते हैं अधिकांश जंतु कहाँ पर पाए जाते हैं? जल में, एक्वेटिक हैबिटेट। लेकिन कुछ कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय आवास में, ठीक है, दैट इज एक्सेप्शन। इसके पश्चात पॉइंट नंबर 2, जंतु स्वतंत्र जीवी, या परजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, ठीक है ना। स्वतंत्र जीवी का मतलब होता है फ्री लिविंग। कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। लेकिन कुछ एनिमल पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी होते हैं, ठीक है। इसके पश्चात जंतु का शरीर तीर्जनन स्तरीय होता है। इसका मतलब क्या होगा? 3 जनन स्तरों से शरीर बनेगा। मैंने आपको बताया था भ्रूणीय अवस्था में 3 जनन स्तर कौन कौन से होते हैं? एक बाह्य जनन स्तर होता है, एक मध्य जनन स्तर होता है और एक आंतः जनन स्तर होता है। यदि जंतुओं में ये जनन स्तर नहीं बनेंगे तो उनमें अंगों का विकास नहीं हो सकता, अर्थात ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं हो सकती। यदि हम बहुत विकसित एनिमल का उदाहरण देना चाहें, अपना उदाहरण देना चाहें, तो हमारे शरीर में भी 3 जनन स्तर, जिसमें एक बाह्य और आंतः और एक मध्य, बाह्य जनन स्तर से और मध्य जनन स्तर से मिलकर के हमारी स्किन बनी होती है, त्वचा, जो शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा अंग होता है। इसके अलावा हमारे जो बाल होते हैं ये बाह्य जनन स्तर से बने होते हैं। जो अंतरांग होते हैं कुछ, वो किससे बने होते हैं? आंतः जनन स्तर से बने होते हैं। अर्थात तीनों जनन स्तरों के बाद ही भ्रूण में ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग जनन का विकास होता है, अंगों का निर्माण होता है। यदि किसी भ्रूण में इन जनन स्तरों में से कोई भी जनन स्तर नहीं बन रहा है तो उसमें संपूर्ण अंगों का विकास संभव नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर जो टिप्लोब्लास्टी बोला गया है 3 जनन स्तर, 3 जनन स्तरीय का मतलब क्या होता है कि 3 स्तरों से बना हुआ है, इसलिए कह रहे होते हैं 3 जनन स्तरीय, ठीक है ना, या त्रिजनन स्तरीय। अब देखिए नंबर 4, इसमें हम कह रहे होते हैं कि द्विपाद सममिति पाई जाती है।
जंतुओं में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब है बाइलैटरल सिमेट्री। पार्श्वसम्मति कैसी होती है? द्विपार्श्वसम्मति। इसके बाद हम कह रहे होते हैं गुहा। मैंने बताया था कि इसमें जो गुहा पाई जाती है वो मध्य जनन द्वारा आस्तरित नहीं होती। जो गुहा मध्य जनन द्वारा विस्तारित होती है, आस्तरित होती है, लाइंड अप होती है, उसको हम क्या कह रहे होते हैं? वास्तविक देव गुहा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए क्या बताना पड़ेगा? आभासी देह गुहा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। ठीक है, इसके पश्चात नंबर 7, इन जंतुओं में आहार नाल में मुख और गुदा दोनों पाए जाते हैं, दोनों होते हैं। अर्थात आहार नाल पूर्ण होती है। कैसी होती है? पूर्ण होती है। जबकि मैंने प्लेटीहेल्मिन्थेस में बताया था कि या तो होती ही नहीं है, होती है तो कैसी होती है? अपूर्ण होती है, इनकम्प्लीट। ठीक है, मुख पाया जाता है, गुदा नहीं होती। यहाँ पर मुख और गुदा दोनों है, इट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट, इन जंतुओं में श्वसन एवं परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, ना तो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट जो 9 नंबर है, इसमें हम कह रहे होते हैं कि उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जी नलिकाओं, उत्सर्जी नलिकाओं या प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया द्वारा
बना होता है द्वारा बना होता है जो एक विशेष कोशिका रेनिट के द्वारा बनता है। रेनिट के द्वारा बनता है, ठीक है ना। इसका मतलब इनमें उत्सर्जी तंत्र होता है। किसके द्वारा बना होता है? रेनिट कोशिका के द्वारा बना होता है, ठीक। अब देखिए, इसके बाद हम बता रहे होते हैं तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र एक वलय, वलय का मतलब है रिंग। तंत्रिका तंत्र में एक वलय के रूप में मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क मीन्स ब्रेन। मस्तिष्क होता है जिससे अनेक तंत्रिकाएं निकलती हैं। अनेक तंत्रिकाएं निकलती हैं। अनेक तंत्रिकाएं निकलती हैं। ठीक है ना। जो नर्व्स हैं वो नर्व्स कहाँ से निकलती हैं? ब्रेन से। और ब्रेन कैसा होता है? एक नर्व रिंग के रूप में होता है, एक तंत्रिका वलय के रूप में होता है। नेक्स्ट 11 पॉइंट हम कह रहे होते हैं इन जंतुओं की आधी चर्म पर क्यूटिकल आवरण पाया जाता है। आवरण होता है या पाया जाता है तथा आधी चर्म एपिडर्मिस बहुकेंद्र की होती है। बहुकेंद्र की होती है, ये इसकी विशेषता है। बहुकेंद्र की होती है, ये क्या है इसकी विशेषता? देखिए, दो चीजें आती है जंतुओं में। अगर बहुकेंद्र की अवस्था है तो उसको कह रहे होते हैं सिंसाइशियल, और अगर प्लांट में है तो उसको कह रहे होते हैं सीनोसेंट्रिक। सीनोसेंट्रिक का मतलब भी बहुकेंद्र की है और सिंसाइशियल का मतलब भी बहुकेंद्र की है। जंतु हैं ये। इन जंतुओं की जो एपिडर्मिस है वो बहुकेंद्र की मीन्स मल्टी न्यूक्लिएट होती है, उसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, इसलिए इसको बहुकेंद्रकीय कहा जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट, जंतुओं में लैंगिक द्रुवता पाई जाती है। लैंगिक द्रुवता का मतलब होता है नर और मादा को बाह्य लक्षणों पर पहचान लेना, अर्थात नर एवं मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर
पहचाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, नर का जो शरीर होता है, ठीक है, वो मादा से छोटा होता है, अर्थात मादा जंतुओं का शरीर नर की तुलना में बड़े आकार का होता है, या लंबा कह सकते हो। ठीक है, बड़े आकार का होता है। ठीक, इसके पश्चात नेक्स्ट, दैट इज लास्ट पॉइंट, भ्रूणीय परिवर्धन। परिवर्धन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से होता है। प्रकार का हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात इस वाले फाइलम में पाए जाने वाले आप एग्जाम्पल के नाम लिख लीजिए, जिनको हम कह सकते हैं उदाहरण। यहां पर मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल या उदाहरण। इसमें एस्केरिस, इसको कहा जाता है राउंड वॉर्म, या हम चाहें तो उसको क्या कह सकते हैं, गोल कृमि। ठीक है, जो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि जंतुओं का शरीर कैसा होता है, गोल और बेलनाकार। एस्केरिस के बाद में ट्राइक्यूरिस, ट्राइक्यूरिस ये चाबुक कृमि होता है, बिप्लेस कृमि। इसके बाद में ट्राइकीनेला, ट्राइकीनेला इसको कह रहे होते हैं ट्राइकीना फॉर्म। इसके बाद में लोआ लोआ, इसको कहते हैं नेत्रकृमि। इसके बाद आता है ड्रैकनकूलस, ड्रैकनकूलस मेडिनेंसिस, इसको कहते हैं गिनी कृमि। और इसके बाद एंटेरोबियस, एंटेरोबियस इसको कह रहे होते हैं पिन कृमि। इसके बाद में इंसाइक्लोस्टोमेटा या फिर बुचेरेरिया, बुचेरेरिया इसको फाइलेरिया कृमि भी कहते हैं, जिससे लोगों में हाथी पांव रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, हाथी पांव रोग हो जाता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप किसमें दे सकते हो, मैन कैरेक्टर्स के अंदर, फाइलम एस्कीहेलमिंथीज या नेमेटोडा में। एक पॉइंट और इसमें आप चाहो तो जोड़ सकते हो, शरीर गोल एवं बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है।
इसलिए इन्हें राउंड वॉर्म या गोल कृमि भी कह देते हैं। ठीक है, ओके।